यूपीएससी मेन 2025 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 लेक्चर 20 हिंदी। एक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के उद्देश्य से भ्रष्ट आचरण की विवेचना कीजिए। विश्लेषण कीजिए कि क्या विधायकों एवं अथवा उनके सहयोगियों की आय के ज्ञात स्रोतों के विपरीत अनुपात में संपत्ति में वृद्धि असम्यक असर सृजित करता है और परिणामतः भ्रष्ट आचरण है। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण करप्ट प्रैक्टिस की परिभाषा धारा 123 में दी गई है। इसके अंतर्गत चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने हेतु रिश्वत देना, जबरदस्ती करना, चरित्र हनन, धार्मिक या जातीय भावनाएं भड़काना आदि शामिल हैं। हालांकि विधायकों अथवा उनके सहयोगियों की ज्ञात स्रोतों से परे संपत्ति में असामान्य वृद्धि सीधे तौर पर धारा 123 के अंतर्गत नहीं आती, परंतु यदि यह वृद्धि अवैध साधनों से हुई हो और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने हेतु उपयोग हुई हो तो यह भ्रष्ट आचरण के दायरे में आ सकती है। इसके अतिरिक्त आय के ज्ञात स्रोतों से परे संपत्ति में वृद्धि जनविश्वास को क्षति पहुंचाती है और असम्यक असर अनड्यू इन्फ्लुएंस उत्पन्न कर सकती है, जो चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित करता है। अतः यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्ट आचरण का संकेत हो सकता है। अगला प्रश्न 2 न्यायालय पद्धति की तुलना में प्रशासनिक अधिकरणों की आवश्यकता पर टिप्पणी कीजिए। 2021 में अधिकरणों के बुद्धिपरक पुनर्गठन द्वारा किए गए नूतन अधिकरण सुधारों के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना का उद्देश्य न्यायालयों पर बढ़ते बोझ को कम करना, न्याय प्रदान करने में दक्षता लाना तथा विशेष ज्ञान आधारित त्वरित निर्णय सुनिश्चित करना है। न्यायालयीय प्रक्रिया प्रायः धीमी, महंगी और जटिल होती है, जबकि अधिकरण अपेक्षाकृत सरल, लचीले और विशेषज्ञता युक्त मंच प्रदान करते हैं। 2021 में अधिकरणों के पुनर्गठन के अंतर्गत सरकार ने अनेक अधिकरणों को समाप्त कर उनके कार्य संबंधित मंत्रालयों को सौंप दिए, जैसे फिल्म प्रमाणन अपीली अधिकरण। साथ ही अधिकरणों में नियुक्ति प्रक्रिया पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया गया। इससे न्यायिक स्वतंत्रता पर प्रश्न उठे, क्योंकि यह सिद्धांत है कि न्यायिक निकायों की नियुक्ति स्वतंत्र होनी चाहिए। यद्यपि उद्देश्य अधिकरणों की कार्यकुशलता बढ़ाना था, परंतु इससे उनकी स्वायत्तता और निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। अतः इन सुधारों का प्रभाव मिश्रित रहा, प्रशासनिक रूप से कुशल पर न्यायिक दृष्टि से चिंताजनक। अगला प्रश्न 3 भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षमा करने की राष्ट्रपति की शक्ति की तुलना कीजिए तथा विषमताओं को स्पष्ट कीजिए। क्या दोनों देशों में इसकी कोई सीमाएं हैं? अग्रिम माफी क्या होती है? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में राष्ट्रपति को क्षमा देने की संवैधानिक शक्ति प्राप्त है, परंतु उनके दायरे में महत्वपूर्ण अंतर हैं। भारत में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत केवल संघीय अपराधों, मृत्युदंड और सशस्त्र बलों से संबंधित मामलों में क्षमा देने का अधिकार है। राज्य अपराधों में यह शक्ति राज्यपाल अनुच्छेद 161 के पास होती है। यह शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है यदि इसका उपयोग मनमाने ढंग से हो। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 2 खंड 2 के तहत संघीय अपराधों में बिना किसी प्रतिबंध के क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है, जिसमें अग्रिम माफी प्रीएम्प्टिव पार्डोन भी शामिल है, अर्थात किसी व्यक्ति को मुकदमे से पहले ही क्षमा दिया जा सकता है, जैसा कि रिचर्ड निक्सन को गेराल्ड फोर्ड द्वारा दी गई थी। मुख्य विषमता यह है कि अमेरिका में क्षमा की शक्ति अधिक व्यापक और राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है, जबकि भारत में यह अधिक संरचित और न्यायिक संतुलन के अधीन है। अगला प्रश्न 4 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा की प्रकृति का विवेचन कीजिए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा की शक्तियों तथा कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए।
इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश यूटी में परिवर्तित किया गया, जिसमें विधानसभा की व्यवस्था है, जबकि लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इस अधिनियम के अनुसार जम्मू कश्मीर की विधानसभा दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के समान है। यह विधानसभा कानून निर्माण, वित्तीय विधेयकों को पारित करने तथा प्रशासन की निगरानी जैसे कार्य करती है। हालांकि पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित विषयों पर विधानसभा को अधिकार नहीं है। ये शक्तियां केंद्र सरकार और उपराज्यपाल के अधीन हैं। विधानसभा के विधेयकों को उपराज्यपाल की सहमति आवश्यक होती है और केंद्र सरकार के निर्देश प्रभावी रहते हैं। अतः जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीमित विषयों पर विधायी अधिकार रखती है, जो कि भारतीय संघ में एक सीमित स्वायत्तता का उदाहरण प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न 5. भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार के कानूनी ढांचे का मार्गदर्शन करने और कानूनी परामर्श के माध्यम से ठोस शासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संबंध में उसकी जिम्मेदारियों, अधिकारों और सीमाओं का विवेचन कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत स्थापित है। यह केंद्र सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। जिम्मेदारियां: महान्यायवादी सरकार को कानूनी परामर्श देता है, महत्वपूर्ण मामलों में उच्चतम न्यायालय में उसका प्रतिनिधित्व करता है तथा संवैधानिक मामलों में मार्गदर्शन करता है। संसद में कानूनी विषयों पर सरकार की ओर से राय देना भी इसकी जिम्मेदारी है। अधिकार: उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने और वक्तव्य देने का अधिकार है, परंतु वोट देने का नहीं। उसे किसी भी न्यायालय में सरकार की ओर से पेश होने की अनुमति है। सीमाएं: महान्यायवादी सरकारी कर्मचारी नहीं होता, परंतु वह सरकार के विरुद्ध कोई मामला नहीं ले सकता। उसे निष्पक्षता बनाए रखनी होती है, लेकिन राजनीतिक नियुक्ति होने के कारण उसकी स्वतंत्रता पर प्रश्न उठते हैं। इस प्रकार यह पद सरकारी नीति और विधिक न्याय के बीच सेतु का कार्य करता है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए देखने हैं अगला प्रश्न। 6. महिलाओं की सामाजिक पूंजी सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में सहायक है। समझाइए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। महिलाओं की सामाजिक पूंजी, जैसे कि उनके सामाजिक नेटवर्क, समुदायों में सहभागिता और आपसी सहयोग, उनके सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब महिलाएं विभिन्न सामाजिक समूहों, स्वयं सहायता समूहों या पंचायती राज संस्थाओं में सक्रिय भाग लेती हैं, तो वे जानकारी, संसाधन और समर्थन तक पहुंच प्राप्त करती हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। सामाजिक पूंजी के माध्यम से महिलाएं एक दूसरे के अनुभवों से सीखती हैं, एकजुट होकर अपनी समस्याओं के समाधान हेतु सामूहिक आवाज उठाती हैं, जिससे नीति निर्माण में भी उनका प्रभाव बढ़ता है। इससे पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती मिलती है और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है। अतः महिलाओं की सामाजिक पूंजी न केवल व्यक्तिगत सशक्तिकरण का माध्यम है, बल्कि एक समतामूलक समाज के निर्माण की दिशा में भी एक सशक्त उपकरण है। अगला प्रश्न। 7. ई-गवर्नेंस परियोजनाओं में उपयोगकर्ता केंद्रित डिजाइनों की तुलना में प्रौद्योगिकी और बैक एंड एकीकरण के प्रति अंतर्निहित पूर्वाग्रह है। परीक्षण कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। ई-गवर्नेंस परियोजनाओं में अक्सर तकनीकी समाधान और बैक एंड एकीकरण को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि उपयोगकर्ता केंद्रित डिजाइन की उपेक्षा होती है। यह पूर्वाग्रह इस धारणा से उत्पन्न होता है कि प्रभावी तकनीकी अवसंरचना ही सेवा वितरण की कुंजी है। परिणामस्वरूप कई प्रणालियां तकनीकी दृष्टि से सक्षम होने के बावजूद आम नागरिकों, विशेषतः ग्रामीण या तकनीक से कम परिचित वर्गों के लिए उपयोग में कठिन होती हैं। उदाहरणस्वरूप, जटिल इंटरफेस,
स्थानीय भाषाओं की अनुपलब्धता और नागरिकों की आवश्यकताओं की अनदेखी सेवाओं की पहुंच को सीमित कर देती है। इसके विपरीत, उपयोगकर्ता केंद्रित डिजाइन नागरिकों की सुविधा, पहुंच और अनुभव को प्राथमिकता देता है, जिससे ई-सेवाओं का उपयोग और प्रभावशीलता बढ़ती है। अतः यह आवश्यक है कि तकनीकी विकास के साथ साथ नागरिकों की आवश्यकताओं को समझकर ई-गवर्नेंस को अधिक समावेशी और सुलभ बनाया जाए। अगला प्रश्न 8. नागरिक समाज संगठनों को गैर राज्य अभिनेता की तुलना में प्रायः राज्य विरोधी अभिनेता माना जाता है। क्या आप सहमत हैं? औचित्य सिद्ध कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। नागरिक समाज संगठनों CSOs को प्रायः गैर राज्य अभिनेता माना जाता है, लेकिन उन्हें राज्य विरोधी अभिनेता कहना सही नहीं है। कई बार ऐसी धारणा इसलिए बनती है क्योंकि कुछ CSOs सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं और सामाजिक न्याय, मानवाधिकार या पारदर्शिता के लिए आवाज उठाते हैं। इससे वे राज्य की आलोचना में राज्य विरोधी प्रतीत हो सकते हैं। हालांकि अधिकांश नागरिक समाज संगठन राज्य के सहयोगी होते हैं, जो विकास, सामाजिक सुधार और लोकतंत्र के मजबूत होने में मदद करते हैं। वे सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करते हैं, नीति निर्माण में सुझाव देते हैं और कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। अतः नागरिक समाज संगठन केवल राज्य विरोधी नहीं, बल्कि राज्य के लोकतांत्रिक और सामाजिक ढांचे को मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण भागीदार हैं। इसीलिए उन्हें राज्य विरोधी नहीं, बल्कि संवैधानिक सहयोगी के रूप में देखना चाहिए। अगला प्रश्न 9. भारत अफ्रीका डिजिटल साझेदारी आपसी सम्मान, सहविकास और दीर्घकालिक संस्थागत साझेदारी प्राप्त कर रही है। विस्तार से बताइए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत अफ्रीका डिजिटल साझेदारी ने आपसी सम्मान, सहविकास और दीर्घकालिक संस्थागत साझेदारी के नए आयाम स्थापित किए हैं। इस साझेदारी के तहत भारत अपनी डिजिटल तकनीक, IT कौशल और नवाचार क्षमताओं को अफ्रीकी देशों के साथ साझा करता है, जिससे अफ्रीका के डिजिटलीकरण और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। यह सहयोग एक समान सम्मान और पारस्परिक विश्वास पर आधारित है, जो दोनों पक्षों के सामाजिक आर्थिक विकास को सशक्त बनाता है। साझेदारी के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सरकारी सेवाओं में डिजिटल समाधान उपलब्ध कराए जाते हैं, जो अफ्रीका में सुधार और समावेशी विकास को प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही यह साझेदारी संस्थागत स्तर पर मजबूत होती जा रही है, जिससे दीर्घकालिक सहयोग की संभावनाएं बढ़ रही हैं। भारत अफ्रीका डिजिटल साझेदारी वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में दक्षिण-दक्षिण सहयोग की एक सफल मिसाल है, जो दोनों पक्षों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। अगला प्रश्न 10. वैश्वीकरण के क्षीण होने के साथ शीत युद्ध के बाद की दुनिया संप्रभु राष्ट्रवाद का स्थल बनती जा रही है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। वैश्वीकरण के क्षीण होने के साथ शीत युद्ध के बाद की दुनिया में संप्रभु राष्ट्रवाद का उदय देखने को मिल रहा है। वैश्वीकरण ने पिछले दशकों में देशों को आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ा था, लेकिन हाल के वर्षों में इसके असर में कमी आई है। व्यापार युद्ध, सीमा विवाद और आर्थिक सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताएं देशों को अपने संप्रभु हितों को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर कर रही हैं। इस प्रक्रिया में राष्ट्रवादी विचारधाराएं प्रबल हो रही हैं, जो राष्ट्रीय सीमाओं, सांस्कृतिक पहचान और स्वायत्तता को महत्व देती हैं। शीत युद्ध के बाद की वैश्विक व्यवस्था बहुपक्षीयता और सहयोग पर आधारित थी, लेकिन अब कई देश अपने स्वाभाविक हितों की रक्षा के लिए एक तरफा कदम उठा रहे हैं। इस प्रकार वैश्वीकरण की धीमी गति और बढ़ते राष्ट्रवाद के कारण दुनिया संप्रभु राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा और तनाव का स्थल बनती जा रही है। अगला प्रश्न 11. संवैधानिक नैतिकता एक आलम्ब है जो कि उच्च पदाधिकारियों और नागरिकों पर समान रूप से आवश्यक नियंत्रण का कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त प्रेक्षण के संदर्भ में संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा तथा भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं न्यायिक उत्तरदायित्व के मध्य संतुलन सुनिश्चित करने में इसकी प्रयोज्यता की व्याख्या कीजिए।
उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। संवैधानिक नैतिकता वह मूलभूत सिद्धांत है जो संविधान की आत्मा और उद्देश्य का पालन करते हुए सभी शासन संस्थाओं, उच्च पदाधिकारियों और नागरिकों पर समान रूप से नैतिक नियंत्रण स्थापित करती है। सर्वोच्च न्यायालय के उक्त प्रेक्षण के अनुसार संवैधानिक नैतिकता केवल कानूनी आदेशों का पालन नहीं, बल्कि संविधान की भावना और मूल्यों के प्रति निष्ठा है। यह नैतिकता न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन स्थापित करने में केंद्रीय भूमिका निभाती है। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है ताकि वह बिना किसी बाहरी दबाव के संविधान और कानून की रक्षा कर सके। परंतु न्यायपालिका के स्वतंत्र होने के साथ साथ उसे संवैधानिक नैतिकता के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना भी आवश्यक है। इसका अर्थ है कि न्यायालयों को निष्पक्ष, पारदर्शी और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप निर्णय लेने चाहिए, जिससे न्यायिक अधिकार का दुरुपयोग न हो। न्यायपालिका का उत्तरदायित्व केवल विधि लागू करने तक सीमित नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा करना और संवैधानिक सिद्धांतों को मजबूती प्रदान करना भी है। संवैधानिक नैतिकता न्यायपालिका को यह स्मरण कराती है कि उसकी स्वतंत्रता दैवीय नहीं, बल्कि जिम्मेदार और सीमित है। यह उच्च पदाधिकारियों को भी संवैधानिक मर्यादा में रहकर कार्य करने के लिए बाध्य करती है। इसलिए संवैधानिक नैतिकता न्यायपालिका की स्वतंत्रता को उसके उत्तरदायित्व के साथ संतुलित करती है, जिससे लोकतंत्र और संविधान की स्थिरता सुनिश्चित होती है। इस प्रकार यह अवधारणा न्यायिक निर्णयों की वैधता और जनविश्वास बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगला प्रश्न 12 भारतीय संविधान ने कुछ प्रक्रियात्मक अवरोधों के साथ सामान्य विधायी संस्थाओं को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की है। इस कथन को दृष्टिगत कर संसद के संविधान संशोधन की शक्ति पर प्रक्रियात्मक एवं सारभूत परिसीमाओं का परीक्षण कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारतीय संविधान ने संसद को संविधान संशोधन की व्यापक शक्ति दी है, जिससे वह संविधान के विभिन्न भागों में आवश्यक बदलाव कर सके। परंतु यह शक्ति पूर्णतया असीमित नहीं है, बल्कि कुछ प्रक्रियात्मक एवं सारभूत परिसीमाओं के अधीन है। प्रक्रियात्मक रूप से संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत निर्धारित है। संशोधन प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में पारित होना चाहिए, जहां सामान्य मामलों में बहुमत और उपस्थित सदस्यों की एक दूसरी से अधिक संख्या का बहुमत आवश्यक है। कुछ संवैधानिक प्रावधानों के लिए, जैसे संघ और राज्यों के बीच संबंधों में बदलाव, संशोधन को न केवल संसद के दोनों सदनों में बल्कि संबंधित राज्यों की विधानसभाओं में भी बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। इससे एक संघीय संतुलन बना रहता है। सारभूत परिसीमाओं का तात्पर्य संविधान की मूल संरचना से है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने मूलभूत संरचना सिद्धांत के तहत स्थापित किया। इस सिद्धांत के अनुसार संसद संविधान के उस हिस्से को संशोधित नहीं कर सकती जो संविधान की मूल आत्मा, जैसे लोकतंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अधिकारों की रक्षा, संघीयता और संवैधानिक विधि व्यवस्था का ह्रास करे। इस प्रकार संसद की संविधान संशोधन की शक्ति प्रक्रिया और सार दोनों स्तरों पर सीमित है। प्रक्रियात्मक बाधाएं संघीय संतुलन और विधि के शासन को सुनिश्चित करती हैं, जबकि सारभूत परिसीमाएं संविधान की मूल संरचना को संरक्षित रखती हैं। इससे भारतीय संविधान एक स्थिर लेकिन लचीला दस्तावेज बना रहता है, जो विकासशील सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार समय समय पर संशोधित किया जा सकता है, परंतु उसकी मूल भावना अटूट रहती है। अगला प्रश्न 13 भारत में कॉलेजियम प्रणाली के विकास की विवेचना कीजिए। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली के फायदे और नुकसान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में कॉलेजियम प्रणाली का विकास। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर विवाद और पारदर्शिता की कमी के कारण 1990 के दशक में कॉलेजियम प्रणाली विकसित हुई। यह प्रणाली मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीशों के एक समूह द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति करता है, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो।
1993 और 1998 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों, सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन बनाम भारत सरकार ने इस प्रणाली को मान्यता दी। इसका उद्देश्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र बनाना है, ताकि न्यायाधीशों की नियुक्ति राजनीति से मुक्त हो। भारत की प्रणाली के फायदे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहती है। नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायाधीशों के अनुभव पर आधारित होती है। कार्यपालिका के दखलंदाजी को रोका जाता है। नुकसान। यह प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी नहीं और अनौपचारिक विचार विमर्श पर निर्भर है। राजनीतिक और सामाजिक विविधता पर कम ध्यान दिया जाता है। आलोचना होती है कि यह न्यायाधीशों के अंदरूनी सर्कल तक सीमित है, जिससे चयन में पक्षपात हो सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रणाली। अमेरिका में राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है और सीनेट द्वारा पुष्टि की जाती है। यह प्रणाली लोकतांत्रिक जवाबदेही प्रदान करती है। फायदे। नियुक्ति में जनता द्वारा चुनी गई सरकार की भूमिका होती है। पारदर्शिता और सार्वजनिक जांच की संभावना अधिक होती है। नुकसान। राजनीतिक दबाव और सत्तारूढ़ दल के हितों के अनुरूप नियुक्ति हो सकती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। निष्कर्ष। भारत की कॉलेजियम प्रणाली न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है, जबकि अमेरिकी प्रणाली लोकतांत्रिक जवाबदेही प्रदान करती है। दोनों प्रणालियों में संतुलन आवश्यक है, ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रहते हुए जवाबदेही भी बनी रहे। अगला प्रश्न 14। भारत में नियोजित विकास के संदर्भ में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के विकसित हो रहे स्वरूप पैटर्न का परीक्षण कीजिए। हाल के सुधारों ने भारत में राजकोषीय संघवाद को कितना प्रभावित किया है? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में नियोजित विकास की प्रक्रिया में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का स्वरूप समय के साथ महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोगों ने केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण में समन्वय और संतुलन स्थापित किया है। प्रारंभ में केंद्र का दबदबा अधिक था, किंतु धीरे धीरे राज्यों को राजस्व प्राप्ति और व्यय नियंत्रण में अधिक स्वायत्तता मिली है। वित्तीय संबंधों के आधुनिक पैटर्न में कराधान के अधिकारों का पुनर्वितरण, साझा करों का निर्धारण और अनुदान की भूमिका प्रमुख है। वित्त आयोगों ने राज्यों के विकास, सामाजिक क्षेत्र और कमजोर वर्गों के लिए विशेष अनुदान देने पर बल दिया है, जिससे राज्यों को अपने क्षेत्रीय विकास की योजना बनाने में सहायता मिली है। हाल के वित्तीय सुधार, जैसे जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर का लागू होना, राजकोषीय संघवाद में एक बड़ा बदलाव लेकर आए हैं। जीएसटी ने विभिन्न करों को एकीकृत कर केंद्र और राज्यों के बीच कर संग्रहण और वितरण की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया है। इससे राज्यों की राजस्व स्थिति मजबूत हुई है, हालांकि उनके वित्तीय स्वतंत्रता पर कुछ नियंत्रण भी आया है। इसके अलावा डिजिटलीकरण और वित्तीय प्रबंधन में सुधार ने राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा दिया है। कुल मिलाकर इन सुधारों ने भारत में राजकोषीय संघवाद को अधिक समन्वित, पारदर्शी और प्रभावी बनाया है, जिससे केंद्र राज्य सहयोग और नियोजित विकास दोनों को मजबूती मिली है। अगला प्रश्न 15। पर्यावरण दबाव समूह क्या है? भारत में जागरूकता बढ़ाने, नीतियों को प्रभावित करने और पर्यावरण संरक्षण की वकालत करने में उनकी भूमिका का विवेचन कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। पर्यावरण दबाव समूह वे संगठन या समूह होते हैं जो पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और प्राकृतिक संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग के लिए सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। ये समूह सरकारी नीतियों, उद्योगों और समाज पर पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने, सुधारात्मक कदम उठाने और प्रभावशाली निर्णय लेने के लिए दबाव बनाने का कार्य करते हैं। भारत में पर्यावरण दबाव समूहों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, ये समूह पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों पर सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, वे वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता अभियानों और प्रदूषण नियंत्रण के लिए जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिससे आम जनता में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता आती है। दूसरे,
ये समूह नीति निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। वे पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक कानूनों और नियमों के निर्माण में सुझाव देते हैं, अदालतों में पर्यावरण से जुड़े मामले उठाते हैं और सरकारी योजनाओं की निगरानी करते हैं, जैसे कि गंगा सफाई, जल संरक्षण और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए इनके सुझाव और अभियानों का व्यापक प्रभाव होता है। तीसरे, ये समूह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जैव विविधता की सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जागरूकता फैलाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उनकी मेहनत से पर्यावरण की रक्षा के लिए नीतिगत सुधार होते हैं और समाज में स्थायी जीवन शैली अपनाने को प्रोत्साहन मिलता है। अतः भारत में पर्यावरण दबाव समूह न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जागरूकता बढ़ाने वाले संगठनों के रूप में कार्यरत हैं, बल्कि वे सरकार और समाज के बीच सेतु बनकर सतत विकास की दिशा में प्रभावशाली योगदान दे रहे हैं। अगला प्रश्न 16। संसाधनों के स्वामित्व पैटर्न में असमानता गरीबी का एक प्रमुख कारण है। गरीबी के विरोधाभास के संदर्भ में चर्चा कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। संसाधनों के स्वामित्व में असमानता गरीबी का एक प्रमुख कारण है। संसाधनों जैसे भूमि, पूंजी, शिक्षा और तकनीकी साधनों का असमान वितरण समाज में आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को जन्म देता है। जब अधिकांश संसाधन कुछ सीमित समूहों के पास केंद्रित होते हैं, तो बड़े पैमाने पर जनता के पास अवसर और साधन सीमित रह जाते हैं, जिससे गरीबी बढ़ती है। यह असमानता विकास की गति को धीमा कर देती है और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होती है। गरीबी के विरोधाभास का अर्थ है गरीबी के ऐसे पहलू जो उसके पारंपरिक अर्थ से भिन्न या उलट होते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ गरीब व्यक्ति या समुदाय अपनी गरीबी के बावजूद धन, भूमि या अन्य संसाधनों के मालिक भी हो सकते हैं। इसके अलावा, गरीबी केवल आय की कमी नहीं होती, बल्कि अवसर, सामाजिक सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक अधिकारों की भी कमी होती है। इस विरोधाभास के कारण गरीबी के समाधान में केवल आर्थिक वृद्धि ही पर्याप्त नहीं होती। संसाधनों के स्वामित्व में व्यापक सुधार, समान अवसर प्रदान करना और सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क का निर्माण भी आवश्यक है। गरीबी के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पक्षों को समझकर ही इसके निराकरण की प्रभावी रणनीति बनाई जा सकती है। अतः संसाधनों के असमान स्वामित्व के कारण गरीबी एक जटिल समस्या बन जाती है, जिसमें गरीबी के विरोधाभासों को समझना और उसे दूर करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। यह समझ हमें गरीबी उन्मूलन के लिए न्यायसंगत और समावेशी नीतियां बनाने में सहायता करता है। अगला प्रश्न 17। समकालीन विकास मॉडल में निर्णय लेने और समस्या समाधान की जिम्मेदारियां सूचना के स्रोत और क्रियान्वयन के निकट नहीं होती और ये विकास के उद्देश्यों को विफल कर देती हैं। समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। समकालीन विकास मॉडल में निर्णय लेने और समस्या समाधान की जिम्मेदारियां अक्सर सूचना के स्रोत और क्रियान्वयन के निकट नहीं होती, जिससे विकास के उद्देश्यों में विफलता देखने को मिलती है। यह मुख्य रूप से केंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचे और ऊपरी स्तर के नीति निर्धारण के कारण होता है, जहां निर्णयकर्ता वास्तविक परिस्थितियों और स्थानीय जरूरतों से दूर होते हैं। इस केंद्रीकरण से निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय जनभागीदारी और आवश्यकताओं की अनदेखी होती है, जिससे नीति और योजना का क्रियान्वयन प्रभावहीन हो जाता है। स्थानीय संदर्भ, सामाजिक आर्थिक विविधता और पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान में न रख पाने के कारण विकास कार्यक्रम जनसामान्य तक पहुंचने में असफल रहते हैं। इसके अलावा, सूचना की देरी या विकृत प्रवाह से समस्या की सही पहचान और समाधान में बाधा आती है। इसके विपरीत, विकेंद्रीकृत विकास मॉडल स्थानीय समुदायों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करता है, जिससे समस्या समाधान त्वरित, प्रभावी और सटीक होता है। स्थानीय स्तर पर जवाबदेही बढ़ती है और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होता है। अतः समकालीन विकास मॉडल में यदि निर्णय लेने और क्रियान्वयन के बीच दूरी बनी रहती है, तो यह विकास के उद्देश्य, गरीबी उन्मूलन, समावेशन, सतत विकास को पूरा करने में विफल रहता है। इसलिए, विकास की सफलता के लिए निर्णय प्रक्रिया को सूचना स्रोत और क्रियान्वयन के निकट लाना आवश्यक है,
जिससे योजनाएं प्रभावी और लक्षित बन सकें। अगला प्रश्न 18 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को डिजिटल युग में बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना होगा। मौजूदा नीतियों की जांच कीजिए और इस मुद्दे से निपटने के लिए आयोग द्वारा शुरू किए जा सकने वाले उपायों के सुझाव दीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) का प्रमुख कार्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए नीतियां बनाना एवं उनका पालन सुनिश्चित करना है। डिजिटल युग में बच्चों को साइबर बुलिंग, ऑनलाइन शोषण, गोपनीयता उल्लंघन और इंटरनेट पर अनुचित सामग्री जैसी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मौजूदा नीतियां जैसे बाल संरक्षण नीतियां, राष्ट्रीय बाल नीति 2019 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कुछ हद तक इन समस्याओं को संबोधित करती हैं, लेकिन तेजी से बदलते डिजिटल परिदृश्य में ये अपर्याप्त साबित हो रही हैं। मौजूदा नीतियों की जांच में पाया गया है कि ऑनलाइन सुरक्षा के लिए व्यापक जागरूकता अभियान और डिजिटल साक्षरता पर बल कम है। बच्चों के ऑनलाइन अधिकारों की रक्षा हेतु विशेष कानूनी प्रावधान सीमित हैं। स्कूलों और परिवारों में डिजिटल सुरक्षा का समुचित प्रशिक्षण और संसाधन नहीं दिए गए हैं। शिकायत निवारण तंत्र और क्रियान्वयन में देरी होती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए आयोग द्वारा शुरू किए जा सकने वाले उपाय: 1. डिजिटल साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रम। बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और साइबर बुलिंग से बचाव के लिए नियमित प्रशिक्षण। 2. सख्त नियम और शिकायत निवारण तंत्र। ऑनलाइन शोषण और अभद्र सामग्री के खिलाफ त्वरित और प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करना। 3. सहयोग और समन्वय। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, सोशल मीडिया कंपनियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझेदारी बढ़ाना। 4. नीति और कानूनों का अद्यतन। डिजिटल युग के अनुसार बाल संरक्षण से जुड़े नियमों का पुनर्निरीक्षण और सख्ती। 5. स्कूलों में डिजिटल सुरक्षा शिक्षा। स्कूल पाठ्यक्रम में साइबर सुरक्षा विषय को अनिवार्य करना। इस प्रकार NCPCR को डिजिटल युग की चुनौतियों के अनुरूप अपनी नीतियां और कार्रवाइयां समकालीन बनानी होंगी ताकि बच्चों का ऑनलाइन सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। अगला प्रश्न 19. ऊर्जा सुरक्षा भारत की विदेश नीति का मुख्य स्तंभ है और यह मध्य पूर्वी देशों में भारत के व्यापक प्रभाव से जुड़ा हुआ है। आप आने वाले वर्षों में भारत की विदेश नीति की दिशा के साथ ऊर्जा सुरक्षा को कैसे एकीकृत करेंगे? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। ऊर्जा सुरक्षा भारत की विदेश नीति का एक मुख्य स्तंभ है, क्योंकि भारत की ऊर्जा खपत तेजी से बढ़ रही है और देश की आर्थिक विकास गति इसके निरंतर ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भर है। विशेष रूप से मध्य पूर्वी देशों से भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा होता है, जिससे इस क्षेत्र में भारत का व्यापक प्रभाव और गहरा सहयोग स्थापित होता है। आने वाले वर्षों में भारत की विदेश नीति में ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावी ढंग से एकीकृत करने के लिए कई रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। सबसे पहले, मध्य पूर्व के साथ ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करना आवश्यक है। यह केवल कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के आयात तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश, तकनीकी सहयोग और ऊर्जा सुरक्षा समझौतों को भी बढ़ावा देना चाहिए। दूसरे, ऊर्जा विविधीकरण की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन और हाइड्रोजन में निवेश बढ़ाकर पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम की जा सकती है। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और पर्यावरणीय स्थिरता भी सुनिश्चित होगी। तीसरे, भारत को अफ्रीका, रूस, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों में भी ऊर्जा संसाधनों की खोज और साझेदारी को बढ़ावा देना चाहिए ताकि ऊर्जा आपूर्ति के विकल्प बढ़े। अंततः, ऊर्जा सुरक्षा को विदेश नीति के साथ जोड़ने के लिए भारत को रणनीतिक संवाद, रक्षा सहयोग और बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय भूमिका निभानी होगी। इस प्रकार, ऊर्जा सुरक्षा और विदेश नीति का समन्वय भारत को वैश्विक परिदृश्य में आर्थिक और सामरिक रूप से मजबूत करेगा। अगला प्रश्न 20. पूर्व और पश्चिम के बीच नाजुक असंतुलन और U0S0 बनाम रूस-चीनी गठबंधन के बीच उलझन के कारण संयुक्त राष्ट्र में सुधार प्रक्रिया अभी भी अनसुलझी है।
इस संबंध में पूर्व पश्चिम नीति टकरावों की जांच और आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में पूर्व और पश्चिम के बीच नाजुक असंतुलन और यूएसए बनाम रूस चीनी गठबंधन के बीच बढ़ती उलझन एक महत्वपूर्ण बाधा है। शीत युद्ध के बाद भी वैश्विक सत्ता का केंद्रीकरण पूर्व पश्चिम के बीच तनावपूर्ण संबंधों से प्रभावित है। पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र की निर्णय प्रक्रिया और संरचना में अपनी हावी भूमिका बनाए रखना चाहते हैं, जबकि रूस और चीन जैसे पूर्वी शक्तियां अधिक समान अधिकार और बहुपक्षीयता की मांग कर रहे हैं। यह टकराव विशेष रूप से सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के अधिकारों, वोटिंग प्रणाली और सदस्यों के प्रतिनिधित्व को लेकर है। रूस-चीन गठबंधन संयुक्त राष्ट्र के निर्णयों में अधिक पारदर्शिता, विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि और पश्चिमी प्रभुत्व को कम करने के पक्ष में है। वहीं अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी सुधारों को सीमित और नियंत्रित रखना चाहते हैं, ताकि उनकी वैश्विक प्रभुत्वता बनी रहे। इस राजनीतिक तनाव के कारण संयुक्त राष्ट्र की पुनर्रचना या सुधार बाधित हो रहे हैं। कई आवश्यक सुधार प्रस्ताव, जैसे सुरक्षा परिषद के विस्तार, वीटो पावर का पुनर्मूल्यांकन और विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ाना, अधूरे रह गए हैं। निष्कर्षतः, पूर्व पश्चिम के बीच रणनीतिक विरोधाभास और सत्ता संतुलन की तलाश संयुक्त राष्ट्र सुधार प्रक्रिया की गति को धीमा कर रही है। ऐसे में विश्व शांति और वैश्विक न्याय के लिए सभी पक्षों को आपसी समझ और समन्वय से कदम बढ़ाने होंगे ताकि संयुक्त राष्ट्र अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभा सके।